वेलकम टू द मैथ्स जोन। हेलो गाइस, मेरा नाम है हुनरदीप सिंह और मैंने अपनी बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स संस्कृति कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है। आज का लेक्चर होने वाला है वैलिडेशन ऑफ द स्टेटमेंट पार्ट 2। हमने पूरा स्टेटमेंट की वैलिडिटी और आई, एंड आई, इफ देन, इफ एंड ओनली, इफ क्वांटिफायर्स, तब कैसे स्टेटमेंट वैलिड होगी, ये सारा कुछ पिछले पार्ट में पढ़ा था। ठीक है, इसमें हम ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे वैलिडेशन ऑफ द स्टेटमेंट के। ठीक है, तो देखते हैं। सो एग्जांपल्स देखते हैं हम। ठीक है, सो पहले हम देखेंगे एग्जांपल ऑफ और। ठीक है, जिसमें और आएगा वो वाला एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और आर पैरेलल। ठीक है, हमने क्या देखा था वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट जिसमें P और Q हो। इसमें हमने देखा था कि P को फॉल्स मानकर Q को ट्रू साबित कर दो, या Q को फॉल्स मानकर P को ट्रू साबित कर दो। कोई भी एक चीज़ करनी है हमें। ठीक है, तो इसमें P और Q कौन कौन से देखो, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये हो गया P। सेकेंड लाइन है टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, पूरा मैं लिख नहीं रहा, तो वो हो जाएगी Q, P और Q। ठीक है, अब क्या करेंगे, P को पहले गलत मान लेते हैं हम, अज्यूम करना है। ठीक है, मतलब टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये गलत है, मतलब दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही है किसी पॉइंट पर। ठीक है, नहीं कर रही, मतलब अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो पक्की बात है वो पैरेलल होंगी एक दूसरे के। उससे क्यों क्या होता है, ट्रू साबित होता है। तो इससे हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। या तो ऐसे प्रूव कर दो या उधर वाली से प्रूव कर दो कि टू लाइंस आर पैरेलल, इसको गलत मान लो, टू लाइंस आर नॉट पैरेलल। अगर पैरेलल नहीं होंगी, अगर पैरेलल नहीं है तो वो कहीं ना कहीं जाके तो इंटरसेक्ट करेंगे ही। तो दो लाइंस जो हैं वो या तो पैरेलल हो सकती हैं, अगर पैरेलल नहीं हुई तो एक दूसरे को एक पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करती है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। और ऐसे भी हो सकता है कि एक के ऊपर एक हो, तब भी उसे क्या कहते हैं, पैरेलल ही कहते हैं। ठीक है, सो अगर पैरेलल नहीं है तो पक्की बात है कि वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, टू लाइंस इंटरसेक्टेड अ पॉइंट। तो उधर से भी प्रूव हो सकता है, इधर से भी, तो कोई भी एक चूज कर लो, उससे कर लेना। सो अगला एग्जांपल देखते हैं। तो हमने एग्जांपल ऑफ और तो देख लिया। ठीक है, अब इफ देन का देखते हैं एग्जांपल। सो फर्स्ट एग्जांपल इसका करते हैं, शो दैट द स्टेटमेंट, P स्टेटमेंट दी हुई हमें, कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, इफ x इज अ रियल नंबर सच दैट x³ + 4x = 0 देन x इज 0, ट्रू। शो करो ये स्टेटमेंट ट्रू है, हमें ये करना है। ठीक है, प्रूफ करना है। इफ देन, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट जिसमें इफ देन आता हो, उसके चार मेथड बताए थे मैंने, डायरेक्ट मेथड, कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड और यूज ऑफ काउंटर एग्जांपल। काउंटर एग्जांपल तो डिसप्रूव करने के लिए होता है, हमें इसे प्रूव करना है। ये तो मतलब काउंटर एग्जांपल तो दे नहीं सकते, मतलब बिकॉज ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, ये हमें पहले से पता है क्योंकि हमें शो करना है इसको, तो काउंटर एग्जांपल नहीं हो सकता। तो तीन मेथड हमारे पास, डायरेक्ट, कॉन्ट्रापोजिटिव और कॉन्ट्रडिक्शन। तीनों मेथड से मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो प्रूव करते हैं इसे। P स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट हमें दी हुई है, if x इज रियल नंबर सच दैट दिस, तो ये हमारी क्या है, Q स्टेटमेंट होगी। देन x इज 0, x इज 0 वो क्या हो जाएगी, उसका नाम रख लेते हैं हम R स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, इफ P देन Q। एक चीज इसमें ध्यान रखना, ये जो x इज रियल नंबर है ये इसमें भी लागू है, उसमें भी है, ये दोनों में आएगी, ये सिर्फ Q स्टेटमेंट के साथ नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, इफ x इज रियल नंबर सच दैट वह। अब क्या करना है हमें, डायरेक्ट मेथड, पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम क्या क्या बताया था मैंने आपको, P इम्प्लाइज Q। इसे वैसे ही प्रूव करना है, मतलब P को ट्रू मान लो और Q को प्रूव कर दो कि वो ट्रू है, तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो मानते हैं P इम्प्लाइज Q। यहाँ पे क्या है, P इम्प्लाइज Q नहीं, हमारे पास क्या है, Q इम्प्लाइज R है। तो Q को मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं हम Q इज ट्रू। तो हमें क्या प्रूव करना है, अब R को ट्रू प्रूव करना है। ठीक है, Q ट्रू है, Q है क्या, x³ + 4x = 0, x³ + 4x = 0। ओके, इसमें से x को मान लो, तो आ जाएगा x² + 4 = 0। अब देखो यहाँ से क्या होगा, x = 0 और x² = -4।
हमारे पास क्या, हमें क्या दिया हुआ है, x इज ए रियल नंबर, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, किसी का भी रियल नंबर का स्क्वायर माइनस नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ये गलत है। x इज इक्वल टू 0 जो कि हमें प्रूव करना था वो यहाँ से मिल गया हमें। q को ट्रू अजम्पशन मान लिया हमने, और फिर हमने r को प्रूव कर दिया ट्रू, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू प्रूव कर दिया हमने। ये था बाय डायरेक्ट मेथड, कि जैसे इम्प्लीकेशन में दे रखा है, जैसे दे रखा है इफ q इसको ट्रू मानते हुए r को प्रूव कर दिया। अब सेकंड देखेंगे हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड। अब देखते हैं इसका सेकंड मेथड से प्रूफ, ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड। ठीक है, सो इसमें क्या करते हैं, हमें जैसे दिया हुआ है Q इम्प्लाइज R, है ना, इसको प्रूव करना है हमें, तो इसमें क्या करते हैं, नोट R इम्प्लाइज नोट Q, ये होता है इसका कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट। तो इसको प्रूव कर दिया तो ये भी प्रूव हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों क्या होते हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं। तो इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे हम। तो इसमें क्या है, नोट R, ये हमारी अजम्पशन है, ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है, कंक्लूजन कह लो। और ये अजम्पशन क्या माननी हमें, इसको ट्रू मान लिया, ट्रू मान लिया मतलब R को फॉल्स मानना है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, मतलब R क्या है, x इज 0, आगे नोट लगा हुआ है, सो x इज नोट 0, इसको ट्रू मानना है, ठीक है। x इज नॉट इक्वल टू 0, और ये तो मैंने कहा था ये सबके साथ होता है, x इज ए रियल नंबर, ये अलग है स्टेटमेंट, ठीक है। x रियल नंबर है बट 0 नहीं है, वो भी मानना है हमने, क्योंकि नोट R हमने अजम्पशन ट्रू मानना है, मतलब x इज नॉट 0, 0 नहीं है। और हमें क्या प्रूव करना है कि ये चीज़ 0 के इक्वल भी नहीं आ रही है, x³ + 4x 0 के इक्वल नहीं है, ये प्रूव करना है हमें। तो हम कैसे कर सकते हैं, उसको उठाओ, देखिए एक्सप्रेशन को, x³ + 4x, इसमें से x कॉमन लो, x² + 4। अब देखो हमारे पास क्या है, ये स्टेटमेंट देखनी है हमें, ये 0 आ रही है या नहीं आ रही, x 0 नहीं हो सकता, तो ये फैक्टर तो इसे 0 नहीं कर सकता, और ये फैक्टर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, बिकॉज रियल नंबर, ये नेगेटिव कभी हो नहीं सकता, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जोड़कर पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं आ पाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था, तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड। अगला मेथड देखते हैं। अब देखते हैं थर्ड मेथड, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। खुद करके देखो इसे, बिल्कुल आसान है, जो मैंने बताया था आपको वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे और प्रूफ निकल जाता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है इनके। सो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, इसमें क्या था, जो हमारी स्टेटमेंट है उसे हम पहले फॉल्स मानते हैं, और एंड में जाते जाते कोई ऐसा रिजल्ट निकल जाता है जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कोई एब्सर्ड थिंग निकलती है, कुछ कॉन्ट्रडिक्शन निकल जाता है, जिससे क्या पता चलता है हमारा अजम्पशन जो हमने माना था कि ये स्टेटमेंट गलत है, वो गलत है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। इस तरीके ये होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो हमें क्या दे रखा है, Q इम्प्लाइज R, सो इस स्टेटमेंट को हम क्या मान लेते हैं, फॉल्स, ये स्टेटमेंट है फॉल्स, ठीक है, फॉल्स मान ली। फॉल्स कब हो सकती है, मैंने बताया था, इम्प्लीकेशन फॉल्स तभी हो सकता है जब Q ट्रू हो और R फॉल्स हो जाए। Q मतलब क्या हो गया, ट्रू साबित हो गया यहाँ से, और R क्या हो गया, फॉल्स है। हमारी अजम्पशन थी कि ये फॉल्स है, मतलब हमारी अजम्पशन ये है एक तरह से, तो ये हमें पता लगा Q ट्रू है और R फॉल्स है। Q ट्रू का मतलब क्या है कि x³ + 4x इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर है, एंड R फॉल्स है, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, और हमें ये तो पता ही है कि x इज ए रियल नंबर। तो इन दोनों को सोल्व करते हैं हम, देखो इसे x को मान लो, तो x² + 4 इज इक्वल टू 0 एंड x इजंट इक्वल टू 0, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और x रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ये 0 हो ही नहीं सकता, तो x 0 आ गया एंड x इजंट इक्वल टू 0। अब देख सकते हो हमारे पास एक कॉन्ट्रडिक्शन आया है, x 0 के इक्वल भी है और 0 के इक्वल नहीं भी है, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये पॉसिबल नहीं है। सो हमारा अजम्पशन कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है वो गलत है,
मतलब क्या होगी, ये स्टेटमेंट ट्रू साबित होगी। तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। सो आगे देखते हैं सेकंड एग्जांपल, इसी इफ देन मतलब स्टेटमेंट्स का एग्जांपल देखते हैं। अब देखते हैं इफ देन स्टेटमेंट वाले एग्जांपल्स में सेकंड एग्जांपल, ठीक है। सो पी स्टेटमेंट हमें दी हुई है, इफ एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू इंटीजर सेट और सच दैट एक्स एंड वाई आर ओल्ड, ठीक है। ये तो होगी हमारी क्यू स्टेटमेंट। देन एक्स वाई इज ओल्ड, तो ये होगी हमारी आर स्टेटमेंट। तो हमें क्या करना है, क्यू इम्प्लाइज आर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, बाय डायरेक्ट मेथड में आपको बताऊंगा, तीनों मेथड से प्रूव करेंगे इसे, ठीक है। काउंटर एग्जांपल, क्योंकि ये सारी ट्रू स्टेटमेंट हमें शो करना है, मतलब प्रूफ देना है इसका कि ये ट्रू है, मतलब ये ट्रू तो है ही, हमें प्रूव करना है। तो काउंटर एग्जांपल तो उसके लिए होता है जिसमें मतलब वो फॉल्स, उसको डिस्प्रूव करना हो। तो हमारे पास तीन मेथड हैं। डायरेक्ट मेथड करेंगे, सबसे पहले हम क्यू को मान लेंगे ट्रू, और हमें क्या प्रूव करना है कि आर ट्रू है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमने अजम्पशन मान लिया, क्यू ट्रू है। क्यू क्या है, एक्स एंड वाई आर ओड, इंटीजर्स हैं, और एक्स एंड वाई आर ओड। ओड है तो कैसे होते हैं, एक्स इज इक्वल टू 2n-1, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो कोई भी ओड है उसे इस फॉर्म में लिखते हैं हम, ठीक है। तो एक्स और वाई दोनों, बट यहाँ पे n आएगा, यहाँ पे m आएगा, दोनों अलग अलग इंटीजर के लिए आएंगे, ये भी इंटीजर होगा, ठीक है। ये दोनों ओड है। हमें क्या देखना है अब, x इंटू वाई ओड प्रूव करना है। तो x इंटू वाई यहाँ से कर लो, इनका मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं कि वो इवन आ रहे हैं ओड आ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2n-1, 2m-1। तो पहले तो इसको करेंगे 4nm, देन -2n, -2m एंड +1। अब देखो ये इवन है ओड है, कौन सी फॉर्म बन रही है, यहाँ से पहले 2 कॉमन लो, ये आ जाएगा 2nm -n-m +1। ओके, तो ये क्या, देखो किसी भी इंटीजर में इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक इंटीजर आता है, उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा इंटीजर होगा। इंटीजर में से कोई इंटीजर माइनस करेंगे वो इंटीजर आएगा, फिर कोई इंटीजर माइनस करेंगे वो भी इंटीजर आएगा। तो ये सारा क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर, बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 मान लो s, ठीक है, s बिलोंगिंग टू इंटीजर, ये लिया 2s+1। तो ये किसकी फॉर्म है, भले 2s-1 निकले भले 2s+1 निकले, दोनों ही फॉर्म्स ओड की होती हैं। तो क्या आ गया हमारे पास कि x इंटू वाई इनका प्रोडक्ट ओड है, जो कि हमें प्रूव करना था। तब सेकंड मेथड से देखते हैं, बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। अब देखते हैं सेकंड मेथड, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड। पहले कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड देखते हैं। तो उसमें कैसे क्या प्रूव करना है हमें, नोट आर इम्प्लाइज नोट क्यू। तो इसको प्रूव करना है, इसमें इस चीज को ट्रू मान लेंगे हम, नोट आर ट्रू है। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा आर इज फॉल्स, ये हमने मानना है, ठीक है। क्योंकि कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड में इसको हमने ट्रू प्रूव करना है, और जब उसका कॉन्ट्रापोजिटिव लिख लिया तब हम डायरेक्ट मेथड लगाते होते हैं कि इसको ट्रू मान लेते हैं, इसको प्रूव करना है कि ये ट्रू है। नोट आर ट्रू होगा, इट मीन्स आर फॉल्स होगा, तो ये हमने मानना है, ठीक है। सो आर क्या है, एक्स इंटू वाई इज ओड। इसका फॉल्स क्या होगा, क्योंकि हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर उनका एक्स इंटू वाई ओड नहीं होगा तो इवन होगा। एक्स इंटू वाई जो प्रोडक्ट है इज इवन, ठीक है। पहली बात तो ये निकलती है यहाँ से। सेकंड हमें प्रूव क्या करना है, नोट क्यू, मतलब एक्स एंड वाई आर नोट ओड, ये प्रूव करना है एक्स एंड वाई आर नोट ओड। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों के दोनों इवन होंगे, इसका मतलब खुद निकालो, देखो एक्स एंड वाई दोनों के दोनों ओड है, ठीक है। ये गलत हो गया, ये गलत कब होगा, जब एक्स या वाई दोनों में से कोई भी एक इवन आ जाता है तो ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट, ठीक है। तो नेगेशन यही होता है, ऑपोजिट नहीं होता, वो बस उस स्टेटमेंट का नेगेशन होता है, डिनाइल होता है उसका, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि x और y, ईदर x और y इज इवन, कोई भी एक इनमें से इवन आ जाए
तो हमारी ये क्यू स्टेटमेंट फॉल्स प्रूव हो जाएगी, मतलब ये पूरी स्टेटमेंट हमारी ट्रू प्रूव हो जाएगी। फॉल्स क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज इनके आगे नेगेशन लगा हुआ है। तो देखो x इंटू वाई इज इवन, तो इसका हमें पता होना चाहिए कि x इंटू वाई, दो इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन इवन कब आता है? जब कोई ना कोई एक इनमें इवन हो। ओड इंटू ओड इवन कभी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे क्या निकलता है आंसर? ईदर x इज इवन और y इज इवन। ओके, तो यही तो हमें निकालना था। तो इससे क्या हो गया? ये स्टेटमेंट प्रूव होती है। तो इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या था? Q इम्प्लाइज R, जो हमारी मेन मतलब हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट है, वो मतलब ट्रू साबित होती है इस मेथड से। अब देखते हैं इसका थर्ड मेथड, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, तो क्या मान लेंगे जो हमारी स्टेटमेंट है Q इम्प्लाइज R, वो गलत है। वो गलत कब होगी? जब Q ट्रू होगा एंड R फॉल्स होगा। ये दिया हुआ है। अब देखते हैं इसे क्या मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट निकलती है। तो देखते हैं Q क्या है? x एंड y आर ओड, मतलब x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 where n belonging to integer and y also 2m minus 1 where n belonging to integer set। ये हमें ट्रू दे रखा है। साथ में इसके क्या दिया हुआ है? आर स्टेटमेंट गलत है, मतलब एक्स वाई ओड नहीं है। ओड नहीं है तो क्या है? एक्स इंटू वाई इवन है। तो एक साइड से ये आ रहा है। अभी हमने प्रूव किया था कि इनका प्रोडक्ट निकाल के देखो, एक्स इंटू वाई वो ओड आ रहा है, एक्स इंटू वाई ओड आ रहा है इनका प्रोडक्ट, और एक साइड इनका प्रोडक्ट इवन आ रहा है। तो ये क्या होगी? कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक्स इंटू वाई ओड भी और इवन भी हो। सो इट मीन्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ये अजम्पशन हमारी गलत है, मतलब Q इम्प्लाइज R जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब देखते हैं इफ देन स्टेटमेंट का थर्ड एग्जांपल। ठीक है, सो पहले हम डायरेक्ट मेथड से सोल्व करेंगे। जो पिछला क्वेश्चन था वैसे ही है, बस उसका उल्टा हो गया ना, दोनों स्टेटमेंट्स स्वैप कर दी। डायरेक्ट मेथड, सो पहले हम डायरेक्ट मेथड से देखेंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या स्टेटमेंट है? Q। ये स्टेटमेंट हमारी R स्टेटमेंट है। ठीक है, सो Q इम्प्लाइज R, ये प्रूव करना है। डायरेक्ट मेथड से करना है तो Q को क्या मानेंगे हम? ट्रू। Q ट्रू है और हमें क्या प्रूव करना है? R ट्रू। Q ट्रू है, इसका मतलब एक्स वाई इज ओड, एक्स इंटू वाई इज ओड, और हमें क्या प्रूव करना है कि x और y दोनों ओड हैं। x इंटू वाई ओड, ये कब हो सकता है? खुद देखो, कोई भी दो इंटीजर्स, x इंटू वाई इंटीजर्स तो हैं, ठीक है, तो कोई भी दो इंटीजर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, वो ओड कब आ सकता है? जब दोनों ओड हो। जब दोनों ओड हो तब ओड आ सकता है। ठीक है, जब कोई एक इवन हो गया तो इसका मतलब है कि इवन ही आएगा, तो मतलब दोनों ओड होने पर ही ओड आ सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी है। तो क्या निकलेगा? x एंड y आर ओड। क्योंकि देखो इवन इंटू इवन वो क्या होता है? इवन। इवन इंटू ओड या ओड इंटू इवन एक ही है, कॉम्यूटेटिव तो होती हैं ये। इवन इंटू ओड वो भी इवन ही आता है, और ओड इंटू ओड वो ओड आता है। तो ये पॉसिबिलिटीज होती हैं। सिर्फ किसी का प्रोडक्ट ओड तभी आ सकता है जब दोनों जो हमारे इंटीजर्स हैं वो दोनों के दोनों ओड हो, तो इससे ये प्रूव होता है। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से कर लिया। अब देखेंगे हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड देखेंगे हम। ठीक है, सो इसमें क्या प्रूव करना है हमें? नोट R एम्प्लाइज नोट Q। तो इसको ट्रू मान लो, मतलब R को फॉल्स मान लो, और क्या प्रूव करना है? इसको ट्रू प्रूव करना है, मतलब Q को फॉल्स प्रूव करना है। R फॉल्स है और Q को फॉल्स प्रूव करना है। ठीक है, R फॉल्स का मतलब है x एंड y आर नॉट ओड, दोनों के दोनों ओड नहीं हो सकते। उसका मतलब कोई ना कोई एक तो इनमें से इवन है। x और y
इज इवन, एंड की जगह और आ जाएगा, ठीक है, एक्स और वाई, कोई ना कोई एक तो इनमें से इवन है, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है नोट क्यू, मतलब क्यू को फॉल्स साबित करना है। क्यू है एक्स वाई इज ओड, हमें प्रूव करना है कि एक्स इंटू वाई इवन आएगा, एक्स इंटू वाई। अब हमें पता है कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक इवन है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, कोई एक भी इवन आ जाए तो उसका रिजल्ट क्या आता है, इवन ही आता है। तो ये भी एक इवन ही निकलेगा, तो हमारी स्टेटमेंट क्यू स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ये जो प्रूव करना है नोट आर इम्प्लाइज नोट क्यू, जैसे कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड से, जैसे कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट हमारी ट्रू प्रूव होगी, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होती है इम्प्लीकेशन के, तो हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू साबित होती है। सो थर्ड देखते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। अब देखते हैं थर्ड मेथड, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। सो वो कैसे करते हैं, पूरी पी स्टेटमेंट गलत मान लो, ठीक है। वो गलत कब होगी, जब क्यू ट्रू होगा एंड आर फॉल्स होगा, ठीक है, ये हमारी अजम्पशन है, ठीक है। क्यू ट्रू है इसका मतलब क्या है, एक्स इंटू वाई ओड है, एंड आर फॉल्स है इसका मतलब है इन दोनों में से कोई ना कोई इवन है। एक तो ये हो गया एक्स वाई इज ओड एंड दूसरा हो गया एक्स और वाई इज इवन, कोई ना कोई एक तो इनमें से इवन है, ठीक है। तो यहाँ से ऑर्डर है, कोई ना कोई एक इवन है, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, इवन ही आएगा। पिछली स्लाइड पे बताया मैंने अभी। तो एक साइड आ रहा है एक्स इज इनका प्रोडक्ट इवन, एक साइड आ रहा है ओड, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आया हमारे सामने। तो भाई मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कह सकते हैं, हमारी जो अजम्पशन थी कि ये पी स्टेटमेंट गलत है, वो गलत है, मतलब पी स्टेटमेंट हमारी ट्रू साबित होती है, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, शो दैट द स्टेटमेंट पी इज फॉल्स इफ एन इज एन ओड इंटीजर देन एन इज प्राइम। इसको फॉल्स प्रूव करना है, तो किसी स्टेटमेंट को डिसप्रूव करना है, तो इसमें सबसे अच्छा मेथड क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग काउंटर एग्जाम्पल, यूज ऑफ काउंटर एग्जाम्पल। तो बिल्कुल आसान है, क्या दिया हुआ है, इफ एन इज एन ओड इंटीजर, अगर एन कोई ओड इंटीजर है तो पक्की बात है कि एन प्राइम होगा। ये तो गलती स्टेटमेंट देखिए कैसे, ओड इंटीजर कौन कौन से होते हैं, पीछे भी होते हैं नेगेटिव वाले, इधर वाले भी दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें क्या है कि अगर ओड इंटीजर है, मतलब सारे के सारे ओड इंटीजर प्राइम होते हैं, इसका कहने का मतलब यही है। तुम देख सकते हैं ये प्राइम है, ये नहीं प्राइम, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, बट ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, इसके आगे 15 जो है वो प्राइम नहीं है। तो ऐसे इंटीजर्स हैं जिन जो कि प्राइम नहीं है। तो कोई भी एक एग्जांपल दे दो, मान लो 9 का एक ओड इंटीजर है, ओड इंटीजर के सेट में आता है, बट 9 इज नॉट प्राइम। सो दिस इज द काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं। स्टेटमेंट दी हुई है इफ एक्स इज एन इंटीजर एंड, इस पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, एंड एक्स स्क्वायर इज इवन देन एक्स इज ऑल्सो इवन। ये सिर्फ इम्प्लीकेशन नहीं है, इसमें जो ये स्टेटमेंट है एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज इवन, यहाँ पे कंजंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट भी दी हुई है, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। सो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एक्स इज एन इंटीजर हमेशा नहीं रहेगा, ये सिर्फ इस स्टेटमेंट में आएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्यू है, ये स्टेटमेंट हमारी आर है। तो हमें पहले हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, पहले डायरेक्ट मेथड से कराऊंगा मैं आपको। Q इम्प्लाइज R, इसको ट्रू प्रूव करना है, तो Q को ट्रू मान लो, R को ट्रू प्रूव कर दो। Q ट्रू इसका मतलब है x इज एन इंटीजर, x इंटीजर भी होगा एंड x स्क्वायर इवन भी होगा, x स्क्वायर इवन भी होगा, तो इवन इस फॉर्म में होता है, ठीक है। देन x इज ऑल्सो इवन, हमें प्रूव करना है x भी इवन है, ये तो आसान है। देखिए इंटीजर है और x स्क्वायर इवन आ रहा है, किसी इंटीजर की स्क्वायर इवन तभी आ सकती है जब वो नंबर खुद इवन हो, ठीक है। इवन इंटू इवन इवन होता है, ओड की स्क्वायर ओड होती है, तो यहाँ पे क्या लिखा x इज इवन। तो यही तो हमारी आर स्टेटमेंट है
जिससे ये प्रूव हो जाती है स्टेटमेंट। अब देखते हैं इसे कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड से, ठीक है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, नोट आर एम्प्लाइज नोट क्यू, इसको प्रूव करना है। सो नोट आर को ट्रू मान लिया, मतलब आर को हमने फॉल्स मान लिया। आर को फॉल्स मानना मतलब एक्स इज नॉट इवन, ये स्टेटमेंट हमें पता है। अब यहाँ पे एक्स इज ओड नहीं लिख सकते हम, क्योंकि पीछे जितने क्वेश्चन मैंने कराए थे पीछे, उसमें एक्स इंटीजर था, सच दैट लिखा हुआ था यहाँ पे, मतलब वो इसमें इस क्यू स्टेटमेंट में भी था और आर में भी था, बट यहाँ पे इसके बीच में एंड लगा हुआ है। ये सिर्फ क्यू के लिए कही गई बात, मतलब यहाँ पे एक्स जरूरी नहीं है इंटीजर हो यहाँ पे, क्योंकि ये क्यू के लिए लिखा हुआ है सिर्फ। तो एक्स इज नॉट इवन, अगर एक्स इवन नहीं हुआ तो जरूरी नहीं है वो ओड हो जाए, क्योंकि अगर वो इंटीजर कोई फ्रैक्शन हुआ तो फ्रैक्शन तो ओड होते नहीं, इवन ओड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिर्फ नोट लगाएंगे उसके आगे, ये नहीं लिखेंगे एक्स इज ओड, क्योंकि इसके अलावा भी रिजल्ट आ सकते हैं। आर फॉल्स हमने ज्यूम कर लिया, हमें क्या प्रूव करना है, नोट क्यू ट्रू प्रूव करना है। नोट क्यू क्या होगा वो लिखते हैं पहले हम, इसका नोट बीच में क्या है, एंड लगा हुआ है, तो ये और में तब्दील हो जाएगा, बाकी दोनों का डिनाइल हो जाएगा, मतलब एक्स इज नॉट एन इंटीजर और एक्स स्क्वायर इज नॉट इवन। ये स्टेटमेंट हमें ट्रू प्रूव करनी है, ठीक है, इसको हमने ट्रू प्रूव करना है। तो ये यहाँ से ये स्टेटमेंट आ रही है, देखो अगर x इवन नहीं हुआ तो इसके रीजन क्या हो सकते हैं, तो या तो x इंटीजर नहीं होगा, ठीक है, इसलिए इवन नहीं हुआ, या उसका स्क्वायर इवन नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर अगर इवन हो गया तो x खुद वो इवन ही आएगा, ठीक है। सो x इज नॉट इवन, ये क्या इंप्लाई करता है कि x या तो इंटीजर नहीं है या x स्क्वायर इवन नहीं, तो ये नोट क्यू स्टेटमेंट जिसे हमने ट्रू प्रूव कर दिया, इट मीन्स हमारी कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट ट्रू है। इट मीन्स इसके लॉजिकल इक्विवेलेंट हमारा इम्प्लीकेशन जो स्टेटमेंट है दी गई थी हमें, वो ट्रू है। अब देखते हैं थर्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, बिल्कुल आसान है। देखो पूरी स्टेटमेंट को गलत मान लेते हैं, मतलब क्यू को हम क्या मान लेते हैं, फॉल्स, सॉरी ट्रू, मतलब पूरी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स कब होगी, जब क्यू हमारी ट्रू हो और आर हमारा फॉल्स हो। क्यू ट्रू है एंड आर फॉल्स। क्यू ट्रू का मतलब एक्स इज एन इंटीजर, मतलब एक्स इंटीजर है एंड एक्स स्क्वायर इवन है, ठीक है। एंड इधर क्या दिया, आर स्टेटमेंट क्या, एक्स इज ऑल्सो इवन, तो इसका नेगेशन मतलब ये फॉल्स है, तो x इज नॉट इवन, x इज नॉट इवन। अब देखते हैं इधर से क्या लिख सकते हैं हम, कि हमें पता है कि x इंटीजर यहाँ पे दिया हुआ है, ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू लिखी हुई हैं, x इंटीजर है और उसका स्क्वायर इवन है। कोई भी इंटीजर का स्क्वायर इवन कब आ सकता है, जब वो खुद क्या हो, इवन हो, मतलब यहां से क्या पता लगा, एक्स इज इवन, एंड यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्स इज नॉट इवन, तो एक्स इवन भी है और एक्स इवन नहीं भी, ऐसा नहीं हो सकता, तो यही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट निकली एंड में। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन कि ये पी स्टेटमेंट ट्रू है ये गलत है, पी स्टेटमेंट रॉन्ग है, वो हमारा अजम्पशन था, मतलब पी स्टेटमेंट हमारी क्या निकली, ट्रू निकली। सो बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन हम ऐसे सोल्व करते हैं। सो आगे देखते हैं, देखते हैं एग्जांपल ऑफ इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें इफ एंड ओनली इफ कनेक्टिव लगा हो, उसका एग्जांपल देखते हैं। सो एक्स इज अ ट्राइंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज अ 3-साइडेड पॉलीगन, बिल्कुल सोखा सा एग्जांपल है, आसान है बिल्कुल, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को मान लेते हैं Q और इस स्टेटमेंट को मान लेते हैं R। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, सो इस P स्टेटमेंट में मतलब Q इफ एंड ओनली इफ R।
सो हमें क्या क्या प्रूव करना है, हमने देखा था इफ एंड ओनली इफ में कैसे करते हैं। पहले हम प्रूव करेंगे Q इम्प्लाइज R, सेकंड फिर हम प्रूव करेंगे R इम्प्लाइज Q। दोनों और के इम्प्लीकेशन हमें प्रूव करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम ये करते हैं, तो कैसे करेंगे यहाँ पे, इसको इम्प्लीकेशन को हमें करना आते ही है, डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। Q को ट्रू मानते हुए इसको देखेंगे, Q ट्रू है मतलब X एक ट्राइंगल है। अब देखना है R ट्रू है या फॉल्स है, वो देखते हैं। अगर X ट्राइंगल है तो ट्राइंगल कैसा होता है, ऐसे 3 साइडेड पॉलीगन तो वो होगा ही, ट्राइंगल है 3 साइड उसमें होगी और बन रही होगा वो, तो 3 साइडेड पॉलीगन होगा। तो R क्या होती है, ट्रू। Q के ट्रू होने पर R ट्रू होती है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू साबित होगी। अब सेकंड देखते हैं, इधर से इधर वाला इम्प्लीकेशन करते हैं। अब क्या ट्रू मानते हैं इसमें, R को ट्रू मानते हैं और Q देखते हैं क्या आता है। इट इज मतलब X इज अ 3 साइडेड पॉलीगन, 3 साइडेड 3 साइड का होना चाहिए और पॉलीगन मतलब बंद होना चाहिए एक, तो ये क्या बन गया, तो ट्राइंगल ही है। सो 3 साइडेड पॉलीगन ट्राइंगल होता है, तो R को ट्रू मानते हो, Q भी ट्रू होता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। तो दोनों और के इम्प्लीकेशन ट्रू प्रूव हो गए। इससे हम क्या कह सकते हैं कि हमारी P स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। आप कहोगे कॉन्ट्राडिक्शन का एग्जाम्पल अभी देखे थे, वो हमने कंपाउंड स्टेटमेंट में इम्प्लीकेशन में जब हम कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड लगाते हैं वो देखे हैं। सो हमने पिछले ही पार्ट 1 में क्या देखा था कि जो कॉन्ट्राडिक्शन वाला मेथड होता है वो या तो सिंपल स्टेटमेंट पर लग सकता है या इम्प्लीकेशन पर। इम्प्लीकेशन में हमने देख लिया है, अब कुछ सिंपल स्टेटमेंट में इसे लगा के देखते हैं। सो ये मोस्ट फेमस मतलब कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शन का एग्जाम्पल है, ये आता होगा आपको पर फिर भी मैं कराता हूँ। तो देखते हैं P स्टेटमेंट क्या है, √7 इज इरेशनल। इसको मान लेते हैं हम गलत, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से P स्टेटमेंट को गलत मान लेते हैं। इसका मतलब √7 इज रैशनल। इरेशनल नहीं होगा तो रैशनल होगा, हम सिर्फ रियल नंबर की बात कर रहे हैं। √7 इज रैशनल, और रैशनल कब होता है, बिकॉज रैशनल को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q कहते हैं A/B की फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं इसे, बटी वाली फॉर्म में, जिसमें क्या होता है वेयर A एंड B बोथ आर इंटीजर्स एंड B 0 नहीं हो सकता जो नीचे वाला है, एंड इनका दोनों का जो GCD है, मतलब GCD कहते हैं, मैं साधारण भाषा में कह देता हूँ कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, हैव नो कॉमन फैक्टर, या हम कह सकते हैं GCD इन दोनों का 1 होगा, ठीक है। तो ये हमारी एजम्पशन है, इसको हमने, ये हमारी एजम्पशन लिखी हुई है इस साल। इसको रैशनल मान लिया हमने, मतलब P स्टेटमेंट को फॉल्स मान लिया, मतलब इसे रैशनल मान लिया। अब आगे करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, 7 = A² / B²। अब इसको इधर साइड भेज दो तो हो जाएगा A² = 7B²। अब देखो A² का एक्सप्रेशन क्या है, A² 7B² के बराबर है, मतलब इसमें फैक्टर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। इट मीन्स 7 A को डिवाइड करता है, सीधा बताता हूँ, 7 डिवाइड्स A²। एक थ्योरम है जो मतलब हम नंबर थ्योरी में पढ़ते हैं कि अगर प्राइम नंबर किसी A² को अगर डिवाइड करता है, इसका मतलब वो प्राइम नंबर A को भी डिवाइड करेगा, ये थ्योरम होती है, ठीक है। तो 7 का एक प्राइम नंबर है, तो 7 अगर A² को डिवाइड करे, इट मीन्स 7 A को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है उसका मतलब 7 उसके अंदर आता है, मतलब शामिल उसका एक फैक्टर है, ठीक है। सो 7 A का फैक्टर हो गया, 7 इज अ फैक्टर ऑफ A, इसको ध्यान रखना। अगर ये उसका फैक्टर हो गया, इसका मतलब उसकी फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसे, A = 7 × सम इंटीजर, ठीक है। अगर वो उसका फैक्टर है, यहाँ पे C क्या है, कोई इंटीजर है, तो A = 7C, जहाँ पे C एक इंटीजर है, ठीक है। तो इसकी स्क्वायर कर देते हैं हम, A² = 49C²। अब A² की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसमें तो क्या हो जाएगा, 49C² =
7b²। अब इसमें से 7 ये काटते हैं तो क्या हो जाएगा, b² बराबर 7c²। अब यहाँ पे भी देखिए 7 इसका फैक्टर है, मतलब 7 c² को डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर है, अगर c² को डिवाइड करेगा तो पक्की बात है 7c को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब है जो 7 है इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ b। तो 7 जो है वो a का फैक्टर भी है, b का फैक्टर भी है, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया 7। बट हमारा अजम्पशन क्या था कि दे हैव नो कॉमन फैक्टर, ठीक है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। बट ये ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। सो इस कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से हमारा अजम्पशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमने क्या माना था √7 इज रैशनल, ये गलत है। अगर √7 रैशनल नहीं है तो क्या होगा, वो इरैशनल होगा। रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हमारी स्टेटमेंट ऐसे ट्रू होती है। अगला एग्जांपल देखते हैं इसी का। अब देखते हैं एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का सेकंड क्वेश्चन। सो पी हमें एक सिंपल स्टेटमेंट दे रखी है, द सम ऑफ एन इरैशनल नंबर एंड अ रैशनल नंबर इज इरैशनल, ठीक है। सो बाय कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करेंगे हम। सो इस स्टेटमेंट को फॉल्स मान लो, ठीक है। सबसे पहले इसको P को फॉल्स मान लिया हमने, ठीक है। P एक फॉल्स स्टेटमेंट, ये हमारी अजम्पशन होगी। ये फॉल्स कब होगी, जब सम ऑफ एन इरैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर इज नॉट इरैशनल, मतलब वो रैशनल निकला। हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या लेते हैं, सबसे पहले एक इरैशनल नंबर ले लेते हैं, कोई भी जनरल, और एक रैशनल, उन दोनों का सम देख रहे हैं हम। हमने क्या माना है P को फॉल्स, मतलब इरैशनल और रैशनल का जो सम है वो नॉट इरैशनल, मतलब रैशनल आता है। हमने ये माना, बिकॉज इसको हमने फॉल्स माना है स्टेटमेंट को, ये कोई ना कोई रैशनल नंबर आता है जिसको हम मान लेते हैं z, ठीक है, z मान लेते हैं। x + y = z, जो कि रैशनल नंबर है, ठीक है। सो आगे देखते हैं। अब इसको y को उधर भेज दो, शिफ्ट करके देखो, x = z - y। अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखो x क्या था, x हमने इरैशनल माना था, और z क्या है, z रैशनल है। y क्या है, y भी रैशनल है। ये तो हमें पहले से ही पता है कि रैशनल में से अगर रैशनल को माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा, रैशनल आएगा। तो क्या हो गया, इरैशनल बराबर रैशनल। एक साइड LHS में रैशनल आ रहा है और RHS में रैशनल आ रहा है। सो ये हमारी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ गई। सो दिस इज एन कॉन्ट्राडिक्शन, ये बराबर नहीं हो सकते। ये एक साइड मतलब इरैशनल रैशनल बराबर नहीं हो सकते। सो आर अजम्पशन इज रॉन्ग, मतलब जो ये P स्टेटमेंट है ये ट्रू है। मतलब इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर का जब हम सम करेंगे वो इरैशनल नंबर ही आएगा, ना कि रैशनल आएगा। ओके, अब देखते हैं एग्जांपल ऑफ काउंटर एग्जांपल। काउंटर एग्जांपल भी हमने देखा था, वो देखा था हमने इम्प्लीकेशन में। सो पिछले पार्ट में वैलिडेशन ऑफ द स्टेटमेंट पार्ट 1 में मैंने बताया था कि काउंटर एग्जांपल सिंपल स्टेटमेंट, सॉरी सिंपल नहीं, मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट में इम्प्लीकेशन में लगता है, और साथ में क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में भी लगता है, ये बताया था मैंने। तो ये एग्जांपल है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट वाला, इम्प्लीकेशन का पहले बता दिया था। सो ये लास्ट एग्जांपल है हमारा। इस क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का कैसे एग्जांपल हो, क्योंकि यहाँ पे ऑल आ रहा है, फॉर ऑल, ठीक है। कौन सा होता है कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। ओके, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, हमें सिर्फ काउंटर एग्जांपल देना है, एक एग्जांपल देना है जिससे ये डिस्प्रूव हो जाएगा। सो ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, फिर क्या कह रहा है कि सभी के सभी प्राइम नंबर्स ओड होते हैं। तो कोई एक ऐसा एग्जांपल आपके माइंड में आ रहा है जो कि इवन हो, कोई ऐसा प्राइम नंबर जो इवन हो, जरूर। 2 इज द ओनली नंबर विच इज प्राइम नंबर एंड ओड साइमल्टेनियसली, इवन साइमल्टेनियसली, सॉरी, ठीक है। तो मतलब सभी के सभी प्राइम नंबर्स ओड नहीं होते। जैसे 2 इज इवन, 2 इवन है और ये प्राइम नंबर है, सबसे पहले वाला प्राइम नंबर यही है। तो इससे क्या होता है, ये P स्टेटमेंट हमारी गलत साबित होती है, मतलब फॉल्स होती है, बाय यूजिंग काउंटर एग्जांपल। तो एक नोट लिखा रहा हूँ मैं, एग्जांपल सारे कंप्लीट हो गए हैं। एक कंसेप्ट में एक चीज़ बात रही थी बताने वाली, वो बता देता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन दिस एंड दिस, इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। इनका मीनिंग क्या है वो पता लग जाएगा।
डिफरेंस तो यही है कि ये दोनों डिफरेंट होते हैं, पहली बात तो ये है, क्योंकि इसका नेगेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, नोट पी और नोट क्यू, इसको खोलेंगे तो ये हमने देखा हुआ है, और ये बराबर नहीं है, इनमें डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस है किस बात का, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं, इनका अर्थ क्या है। तो नोट देखिए, इससे पहले पी एंड क्यू किया गया है, उसका सारे का नोट नेगेशन किया हमने, मतलब पी एंड क्यू दोनों नहीं होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो पी होगा या क्यू होगा। देखिए इसकी दूसरी ये स्टेटमेंट इसकी बराबर होती है, या तो पी नहीं होगा या क्यू नहीं होगा, कोई ना कोई एक तो ऐसा है जो नहीं होगा, इनमें से ट्रू नहीं होगा मान लो। तो इसका मतलब है पी और क्यू दोनों एक साथ में नहीं होंगे, ठीक है। और दूसरा उसका क्या मतलब है वो देखते हैं अब, नोट पी एंड नोट क्यू, पहले दोनों का नेगेशन लिया फिर उनका कंजंक्शन लिया। तो इसका मतलब है ना तो पी होगा और बीच में एंड है, मतलब दोनों ही होंगे, ये और ये दोनों होंगे, मतलब पी या ना तो पी होगा ना ही क्यू होगा, इसका मतलब है ना ही पी होगा ना ही क्यू ट्रू होगा, ठीक है। सो इन दोनों में डिफरेंस है, इसमें दोनों ही नहीं होंगे, और इसका मतलब है कि दोनों एक साथ नहीं होंगे, माइनर से डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको मैंने बता दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। सो ये 2 पार्ट में मैंने कराए हैं, वैलिडेशन ऑफ द स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, ठीक है। सो वैलिडेशन ऑफ द स्टेटमेंट पार्ट 1 में हमने सारा कंसेप्ट समझा था, एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया था वो मैंने अब बता दिया है, और सेकंड में हमने उसके सारे एग्जांपल देखे, ठीक है। जिससे उम्मीद करता हूँ हर एक एग्जांपल को मैंने मतलब जितने उसके मेथड थे उतने सब बताए हैं मैंने, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो समझ आया होगा, और नोटिफिकेशन घंटी दबा लेना ताकि मेरे आगे आने वाले जो भी अपकमिंग जो मेरे वीडियोज़ हैं वो आपके पास पहुँचे, सबसे पहले आप देख सको। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।